जी अस्सलाम वालेकुम। है कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 8। अच्छा, आज के लेक्चर में हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 पे हमारे टोटल जो लेक्चर्स लगे हैं वो 7 हैं। ये थोड़े से ज़्यादा लेक्चर्स हैं क्योंकि स्टार्ट में कंसेप्ट बिल्ड करने होते हैं, इस वजह से स्पीड थोड़ी हमारी स्लो होती है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जब तक आपने अच्छे तरीके से ना समझे आगे टॉपिक्स में क्लैरिटी नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगे। आप ये ना समझिएगा, इससे बाज़ औक़ात ऐसे होता है स्टूडेंट कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि एक चैप्टर के ऊपर इतना लेक्चर लग गया, टोटल इतने चैप्टर हैं तो इतना लगेगा। ये तो हमारे 100 या 110 के लगभग जो आवर्स हैं उससे ज़्यादा आवर्स बन रहे हैं। शुरू में मैंने आपको सारे ओरिएंटेशन में बता दिया था, शुरू में स्पीड स्लो होती है हमारी, उसके बाद हमारी स्पीड नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तकरीबन 2 चैप्टर्स के बाद हमारी स्पीड नॉर्मल हो जाएगी। आज का लेक्चर हमारा चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हमने प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी डिस्कस करना है और इसके बाद हमने जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं इनको भी डिस्कस करना है। आज के लेक्चर के 2 हमारे टारगेट हैं। नंबर 1 जो लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, ये भी पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद हमने पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना है। और आज कोई हमारा क्विज नहीं है, ऐसे ही ना आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था। प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना, जी शाबाश। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर स्टूडेंट खासतौर पे जो हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं ये भी ये पूछते हैं कि सर हमें बता दीजिए कि किस लेक्चर में क्या चीज़ याद करनी है क्या नहीं करनी। तो मैंने सोचा ये है कि नेक्स्ट टाइम जब कोई भी लेक्चर स्टार्ट होने लगेगा ना, उस लेक्चर चैप्टर स्टार्ट होने लगेगा, उस चैप्टर के पहले लेक्चर में आपको पूरे चैप्टर का एक पेज बना दूंगा मैं। ठीक है, उस पेज को में हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव को आपने कैसे तैयार करना है, कौन सा केस स्टडी के लिए अहम है, कौन सा रिप्रोडक्शन के लिए अहम है, किस में कौन सी चीज़ आपने याद करनी है, ये सारी चीज़ें उस एक पेज के ऊपर मैं लिख दिया करूँगा। ठीक है, आपने उस पेज को फिर फॉलो करना है। ये बात समझ आ गई आपको? तो वो इस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। जी, सिंगल मेंबर कंपनी में एक सिंगल ओनर होता है तो वो कंपनी कैसे हुई? असल में सिंगल मेंबर कंपनी का कंसेप्ट ये कुछ अर्सा पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये लगभग मेरा ख्याल है कंपनीज एक्ट 2017 जब स्टार्ट हुआ था तब से, तभी उसमें ये आया था। ये हमारे बहुत से ऐसे जो सोल प्रोप्राइटर्स हैं, जो ग्रोइंग बिजनेस है जिनका, उनको लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाई गई कि उनको है सोल प्रोप्राइटर लेकिन बिजनेस चूँकि बड़ा है, ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो वो चाहे तो उसको कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते थे। अब कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए पहले कम से कम 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी था, लेकिन जो सोल मेंबर है, कई बहुत से सोल मेंबर पसंद नहीं करते अपने साथ किसी और को भी बिजनेस का मालिक बनाए। तो फिर लॉ ने उनको लीगल स्ट्रक्चर, लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी इंट्रोड्यूस करवाई जिसे सिंगल मेंबर कंपनी कहा गया। है ये सिंगल मेंबर, लेकिन चूंकि कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड है तो इसे सिंगल मेंबर कंपनी कहा जाता है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों नहीं है? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं होती, उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती जो नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर है। जो सोल प्रोप्राइटर अपने आप को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवा लेगा, फिर उसे हम सोल प्रोप्राइटर नहीं कहेंगे, उसे फिर हम क्या कहेंगे? सिंगल मेंबर कंपनी। वो एक अलग से बॉडी कॉर्पोरेट समझी जाएगी और उसमें लाइबिलिटी भी मेंबर्स की लिमिटेड। अच्छा, उस मेंबर को सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है? उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। एज सोल प्रोप्राइटर उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, लेकिन एज सिंगल मेंबर कंपनी लिमिटेड हो जाती है उसकी। सोल प्रोप्राइटर का भी फायदा, अच्छा गवर्नमेंट का भी फायदा है। गवर्नमेंट ने ना असल में एक बड़ी गहरी गेम की है इस सिंगल मेंबर कंपनी के जरिए से। आपको पता है बहुत से हमारे जो सोल प्रोप्राइटर्स हैं वो टैक्स वगैरह इतना ज़्यादा नहीं देते या वो इतना शो नहीं करवाते, तो नॉन फाइलर, उनको फिर कॉर्पोरेट कल्चर में लाने के लिए, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए भी एसएमसी को यूज़ किया जाता है। वो एक दफ़ा कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो जाए तो वो डाटा सारा एससीसीबी के पास आ गया, समझ ले हर गवर्नमेंट के इदारे के पास डाटा आ गया, एफबीआर के पास भी वही डाटा आ गया, वो फिर नोटिस वाला बड़े आराम से भेज देता है। तो इसलिए एसएमसी जो है ये दोनों के बेनिफिट के लिए है, ओनर के लिए, सोल प्रोवाइडर के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। ठीक है जी, इसमें याद रखें मेंबर जो है ना वो तो एक ही होगा,
और वो डायरेक्टर भी होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ और डायरेक्टर्स भी हों, हो सकता है कुछ और डायरेक्टर भी हो। इससे ज्यादा डिबेट डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर जी? चलिए, अच्छा, एक हाइब्रिड क्लास में भी, इस क्लास में आने से थोड़ी देर पहले हाइब्रिड क्लास में मौजूद था, तो उसमें एक स्टूडेंट ने अच्छा सवाल पूछा। उसने कहा अगर कोई सिंगल मेंबर कंपनी में जो सिंगल मेंबर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है और जो उसका बच्चा है वो फर्ज कीजिए छोटा है, छोटे 10-12 साल का है, तो क्या होगा? याद रखें, किसी कंपनी का मालिक बनने के लिए एज लिमिट नहीं है। किसी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए एज और क्वालिफिकेशन की कंडीशन हो सकता है हो। एज की कंडीशन डायरेक्टर बनने के लिए है, मालिक बनने के लिए नहीं है। तो अगर कोई सिंगल मेंबर कंपनी का जो ओनर, उसकी डेथ होती है, उसके छोटे बच्चे भी हैं, तो वो जो उसके शेयर्स होंगे उनको ट्रांसफर हो सकते हैं। कंपनीज एक्ट में एक रूल होता है, बल्कि वो रूल लिख लें, शायद अभी समझ आ गया हो, कि माइनर कैन बी मेंबर ऑफ ए कंपनी बट माइनर कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। ये लाइन समझ आई आपको? माइनर कैन बी मेंबर ऑफ ए कंपनी बट माइनर कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। ये याद रखिएगा, किसी केस स्टडी में काम आएगी बात। नहीं नहीं नहीं, सिमिलर, देखिए ये जो एसेट ट्रांसफर करने हैं ना, इसमें सिमिलर बिजनेस होना जरूरी है, और फिर ये भी है कि जो मेंबर्स होंगे वो उस दूसरे बिजनेस में कोई पोजीशन हासिल नहीं कर सकते। नहीं, ओनर भी नहीं। क्वेश्चन का थोड़ा सा टेक्निकल था। वो क्वेश्चन का ये है कि फर्ज कीजिए एक बंदा, एक पर्सन क्या एक से ज्यादा कंपनीज का मेंबर या डायरेक्टर हो सकता है? पहला बेसिक क्वेश्चन है, इसका जवाब है यस, हो सकता है। क्वेश्चन इनका ये था कि सर जैसे कल हॉस्पिटल वाली केस स्टडी हमने की, उसमें एक पर्सन वो डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल ए में भी डायरेक्टर है फर्ज कीजिए, और हॉस्पिटल बी में भी डायरेक्टर है। अब हॉस्पिटल ए का लाइसेंस रिवोक हो गया, क्या हॉस्पिटल ए के लाइसेंस फिर बी को, एसेट्स बी को ट्रांसफर किए जा सकते हैं? अब लॉ का असल मकसद तो यही है कि भाई जो डिफॉल्ट जिस पर्सन की वजह से हुआ है वो दूसरी कंपनी में इंटरफेयर ना करें, ताकि एक इंडिपेंडेंट शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज को इंश्योर किया जा सके। अगर वो ऑलरेडी पहले से डायरेक्टर या मेंबर है, तो फिर आप इस कंपनी के अंदर एसेट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इन केस ऑफ माइनर, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, हाँ देखिए, जो हमारा ट्रस्टी होता है ना या सक्सेसर है, जिसने सिंगल मेंबर कंपनी की डेथ की केस में कंपनी को संभालना है, वो जिस वक्त कंपनी रजिस्टर हो रही होगी ना, उसी वक्त उसको नॉमिनेट किया जाएगा। क्योंकि डेथ तो किसी भी वक्त हो सकती है, बता के थोड़ी आएगी, तो उसी वक्त उसका नाम लिखा जाता है। नहीं, आफ्टर डेथ नहीं, आफ्टर डेथ तो फिर उसने ट्रांसफर होना है बिजनेस में। अच्छा, 1 मिनट ठहर जाए। सिंगल मेंबर कंपनी, मैंने मेरा ख्याल है कल भी, आज भी 1-2 दफा कह दिया, कल भी एक बोला था, हमारे सिलेबस में इसकी ज्यादा डिस्कशन नहीं है। ये फर्क होता है अकेले खुद से पढ़ने में और टीचर के साथ पढ़ने। टीचर को जब लगता है ना बच्चा मेरा दाएं बाएं हो रहा है, वो बच्चे को हल्की थापी शापी दे के ट्रैक पे ले आता है। वरना अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो आप शायद सिंगल मेंबर कंपनी के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू कर दें। सिंगल मेंबर कंपनी के बारे में जितना नोट्स में लिखा हुआ उतना समझ आ गया, उससे आगे एक लफ्ज भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी से आवाजार है, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, फिर आप सोचना चाहें जितना मर्जी सोच ले, वरना जरूरत, जितना समझ आ गया काफी है। ठीक है जी? और जिन मेंबर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी होगी वो किसी भी कंपनी में 5 साल तक ऑफिशियल डायरेक्टर नहीं रह सकते, या सिर्फ उस कंपनी में ऑफिशियल डायरेक्टर नहीं बन सकते जिसमें ट्रांसफर हुआ एसेट। इसका जवाब है सिर्फ उस कंपनी में, बाकियों में रख सकते हैं जी। एम्प्लॉयज की किसी भी टाइप ऑफ कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, चाहे लाखों एम्प्लॉयज हायर कर लें। अगर किसी लिमिट है किसी कंपनी में तो वो मेंबर्स की लिमिट होती है और डायरेक्टर्स की।
पैसे देगी या नहीं, सिर्फ एसेट ट्रांसफर करने हैं? नहीं, एसेट ही इनका क्वेश्चन ये है, जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ वो दूसरी नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन को एसेट ट्रांसफर करेगी, बदले में कुछ पैसे वगैरह या कोई और चीज़ मिलेगी? इसका जवाब है नहीं, वो खुद खत्म होने जा रही है। और वो कौन सा उसके अपने पैसे थे? पहली जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, एसेट उसके पास कहाँ से आए? लोगों के चंदे से आए, वो घर से थोड़ी लेके आए थे मेंबर। वो एक रुपया भी नहीं मांग सकते। एससीसी भी चाहे जो चाहे कर सकती है, कहानी खत्म। गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है, कहानी खत्म। आप मुझे ABC करके पूछेंगे ये कर सकते हैं कि नहीं, वो कर सकते हैं नहीं, कहानी खत्म। क्या एससीसी भी जो चाहे कर सकती है, गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है। गवर्नमेंट बॉडी कॉर्पोरेट को बोले बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो नहीं है। गवर्नमेंट किसी सोल प्रोप्राइटर को कहे ये आज से बॉडी कॉर्पोरेट है, तो हमने कहा बॉडी कॉर्पोरेट है। गवर्नमेंट ने कहा चांद नजर आया, तो हमने क्या कहा? आया। गवर्नमेंट ने कहा चांद नजर नहीं आया, हमने क्या कहा? नहीं आया। बस ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट और फॉरेन कंपनी में फर्क ये है, बॉडी कॉर्पोरेट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिनका सेपरेट लीगल स्टेटस हो। उसमें फॉरेन कंपनी भी शामिल है, फॉरेन कंपनी के अलावा अदर कंपनीज भी शामिल हैं। यानी यूं कह लीजिए फॉरेन कंपनी एक टाइप कह ले। और फॉरेन कंपनी वो है जो कि पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड हुई हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद या एजेंट के जरिए से फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली थोड़ा बहुत पाकिस्तान में कोई ना कोई बिजनेस कर रही हैं, वो है फॉरेन कंपनी। क्या फॉरेन कंपनी का एससीसी पे रजिस्टर्ड होना जरूरी है? इसका जवाब है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑपरेशंस पे। वन वर्ड आंसर इसका नो, जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड हो जाए तो फिर उनसे फॉरेन कंपनी तो कहेंगे ही नहीं, फिर हम उसे कंपनी बोलेंगे। शाबाश। जॉइंट फैमिली बिजनेस और जॉइंट फैमिली पार्टनरशिप में क्या फर्क है? ठीक है, अब फर्ज कीजिए हमारे शेख भाई हैं, वो 2-4 भाई, वो मिल के आपस में बिजनेस, एक ही फैमिली है, वो मिल के आपस में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, वो क्या है? वो है जॉइंट फैमिली। अच्छा, इधर शेख साहब है, उधर भट्ट साहब की भी फैमिली भी है। उन्होंने कहा, भट्ट साहब की फैमिली ने कहा हम शेख साहब की फैमिली के साथ मिल के कोई बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं। अब ये अलग शेख साहब, अलग जॉइंट फैमिली, भट्ट साहब की फैमिली बिजनेस कर रही है, अलग जॉइंट फैमिली। अब ये दोनों फैमिली मिल के अगर बिजनेस कर रही हो, ये पार्टनरशिप ऑफ जॉइंट फैमिली। और इसमें एक अजीब एंड में बात लिखी हुई है जो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जॉइंट फैमिली एक्सेप्शन जब है तो उसके आगे फिर दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? हाँ, मेंबर्स लेस देन 20 हो, वो तो फिर एक्सेप्शन रहती नहीं, वो तो फिर एक्सेप्ट। मुझे आज तक आपको भी समझ नहीं ना आई, मुझे भी नहीं आई, लेकिन जो मैंने किया वो भी आप करें। क्या भला रटा याद किया, आगे निकले। हाँ, इग्नोर करें उसको, इग्नोर करें। जी जी शाबाश, पूछिए सवाल। क्या अब रिश्ते पे बात आ गई, रिश्ता हो जाए तो क्या? मैं अच्छा, इस सवाल से ये मुझे समझ आ गई है कि आपको समझ आ गई है। जब इस तरह के सवाल आना शुरू हो जाए ना तो फिर इसका मतलब समझ आ गया। आगे चलते, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब कल हमने ये आपस में एग्री किया था कि कंपनी हमने बनाना सीखनी है, लेकिन कंपनी बनाए सीखे बगैर हम घर चले गए, ऐसा ही है। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, आज हम कंपनी बना के ही कर जाएंगे। आज के लेक्चर में हम क्या सीख रहे हैं? प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कंपनी क्रिएट होना, रजिस्टर होना। ठीक है, कहता प्रोसेस क्या इनकॉर्पोरेशन का? सबसे पहले नाम रिजर्व करवाना है। सबसे पहले नाम। देखिए, एक जो कंपनी की कंपनी दुनिया में आ रही है, एक नेचुरल पर्सन जो होता है ना, उसकी बर्थ जो है वो प्रोसेस अलग है, कंपनी का प्रोसेस अलग है। कंपनी के बारे में बताया था, कंपनी इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इज एंडेड बाय, वाउंड अप बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। नेचुरल पर्सन के केस में तो हो सकता है कि बर्थ पहले हो, नाम बाद में सोचा जाए, लेकिन कंपनी के केस में जरूरी है कि नाम पहले रिजर्व करवाना है, कंपनी बाद में क्रिएट करवानी है। रजिस्ट्रार के पास जाके पहले पूछना है, ए भैया रजिस्ट्रार, ये हमने नाम सोचा है इस कंपनी का, बताओ रख ले।
उसकी इजाजत लेना जरूरी है। नाम पहले रिजर्व क्यों करवाते हैं, इसके पीछे एक रीजन है, रीजन सुन लें। दुनिया में एक ही नाम के बहुत से नेचुरल पर्सन हो सकते हैं। पाकिस्तान में एक ही नाम के, असलम नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकरम नाम के बहुत से लोग, सईद नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखें, पूरे पाकिस्तान में एक ही नाम की 2 कंपनीज नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। लाजमी है कि नहीं होंगी, क्योंकि अगर एक ही नाम की 2 कंपनीज होंगी तो अगर एग्रीमेंट किया किसी कंपनी के साथ, कैसे पता चलेगा ये किसके साथ किया है। इसलिए पाकिस्तान में याद रखें तो नेम रिजर्व करवाते हैं। उसकी 2 रीजन होती है नेम रिजर्व करवाने की। पहली रीजन ये होती है कि इंश्योर हो जाए कि इस नाम की ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं है। दूसरी रीजन ये होती है कि नाम एप्रोप्रिएट होना चाहिए। इन एप्रोप्रिएट नाम के साथ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी। इन एप्रोप्रिएट नेम के साथ, कंपनी के नाम के साथ लिख लिया फास्ट टेररिज्म लिमिटेड, क्या कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नाम जो है वो सूटेबल होना चाहिए और कोई एग्जिस्टिंग। 2 असूल होते हैं नाम सेलेक्ट करने में। एक, कंपनी का नाम आपने रखना है। कंपनी बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या है? नाम रिजर्व करें। ये रजिस्ट्रार के पास जाके रिजर्व करवाते हैं। ये एक समझ लीजिए उसने एक वेबसाइट पोर्टल बनाया हुआ, उसके ऊपर आप देख लेते हैं, नाम एंटर करते हैं, आपको पता चल जाता है एग्जिस्टिंग नाम की कंपनी है। जैसे आपको पता है आप सेम आईडी से सेम आईडी की 2 ईमेल अकाउंट नहीं बना सकते। वो ईमेल किधर जाएगी पता नहीं चलेगा। जो जब आप बनाते हैं, अगर ऑलरेडी उस नाम से रजिस्टर्ड हो, वो क्या था भाई ऑलरेडी रजिस्टर्ड, कोई और सोचो। तो इसी तरह का समझ लीजिए पोर्टल वो रजिस्ट्रार के पास भी है। तो रजिस्ट्रार के पास जाके स्टेप नंबर 1 नाम रिजर्व करवाना है। एग्रीड? इसके लिए नाम रिजर्व करवा दिया, ठीक, ओके। नेक्स्ट, नाम रिजर्व हो गया। ये फॉर एग्जांपल 60 डेज के लिए उसने नाम रिजर्व करवा लिया। उसने कहा भैया अब नाम रिजर्व हो गया, जल्दी से जल्दी आके बाकी के फॉर्मेलिटीज पूरी करो। बाकी की फॉर्मेलिटीज क्या होंगी? फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार के पास नाम रिजर्व हो गया हमारा, चलो हमें ये तसल्ली होगी कि ये नाम अवेलेबल है, इस नाम की कंपनी बन सकती है। फिर वो जो लोग कंपनी बनाना चाह रहे हैं, 4-5 दोस्त, 4 दोस्त हैं, जिस दिन उन्होंने फैसला किया हमने कंपनी बनानी है और नेसेसरी स्टेप्स लेना शुरू किए, उनको हम कहते हैं ये प्रमोटर्स है। क्या है? प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेना शुरू करते हैं। इनको मेंबर नहीं बोलना, क्योंकि मेंबर कंपनी के होते हैं और कंपनी अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो इनको क्या बोलते हैं हम? प्रमोट। इनको सब्सक्राइबर भी नहीं बोलना, क्योंकि सब्सक्राइबर तब होते हैं जब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को प्रिपेयर करके साइन किए जाते हैं। सिग्नेटरी को कहते हैं सब्सक्राइबर। लॉ में जिसको आप नॉर्मली कहते हैं ना सिग्नेटरी, उसको लॉ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सब्सक्राइबर, साइन करने वाला, जो साइन करते हैं डॉक्यूमेंट को। तो ये प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर ने जाके नाम रजिस्टर करवाया, फिर क्या करना है? फिर रजिस्ट्रार के साथ डॉक्यूमेंट्स फाइल करनी है। रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन दी जाती है, ए रजिस्ट्रार बराए मेहरबानी हमारी कंपनी रजिस्टर करो। रजिस्ट्रार कहता है इसके साथ डॉक्यूमेंट्स पूरी लगाई हैं, हम कहते हैं पूरी। साथ में डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन की कौन कौन सी लगती है सुन लें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद कंपनी लॉ रिक्वायरमेंट्स और टेम्परेरी एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस अंटिल रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। एस्टैब्लिश का मतलब जब तक रजिस्टर ऑफिस डिसाइड नहीं होता तब तक आम खत्तो किताबत के लिए पता। रजिस्टर जैसे आपको होता है ना आरजी पता, मुस्तकिल पता, तो यहाँ पे ये कह रहा है लास्ट में कि जब तक मुस्तकिल पता नहीं फाइनल होता ना, आरजी पता दिया जाएगा। तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन के साथ लगानी है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें होती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिटेल डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा होता है कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी कैसे चलेगी। जैसे आपको पता है पाकिस्तान कैसे चलेगा, ये किधर लिखा हुआ है? आईने पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973।
आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान कैसे चलेगा, कौन बंदा क्या करेगा, कौन बंदा क्या करेगा, किस बंदे की पोजीशन ऊपर है, किसकी नीचे है, किसने हुक्म देना है, किसने मानना है, ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई हैं, आईने पाकिस्तान में। तो आईने कंट्री चलानी है उसके लिए आइन है, कंपनी चलानी है उसके लिए क्या है, उसके लिए भी आइन है। कौन सा? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों, मेमोरेंडम में बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, आर्टिकल्स में डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। कौन सा डॉक्यूमेंट डिटेल्ड है? आर्टिकल्स। हाँ, लेकिन आइन आगे पीछे हो जाए वो खैर है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। ये कंपनी है भाई, इसमें पैसा इंटरेस्ट लगा है हमारा, कंपनी डूबी तो समझो हम डूब गए। तो मेमोरेंडम कंपनी ने कैसे चलना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक। ये कंपनी के जिंदगी गुजारने के असूल है इन दो डॉक्यूमेंट्स, इनको इजी ना लें। कंपनी ने जब कभी अपना कोई भी एक्टिविटी, कोई भी फैसले, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर रह के करनी है। ये बहुत जरूरी है। इसमें मेमोरेंडम में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है लेकिन अहम, और आर्टिकल्स में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे इन दोनों को। मेमोरेंडम बनाए, ये हर कंपनी का अलग अलग होता है। हर कंपनी ने अपनी जिंदगी गुजारनी है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक भी गुजारनी है और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के मुताबिक भी गुजारनी है। कंपनीज एक्ट पाकिस्तान में सारी कंपनीज के लिए सेम है, उसमें जो रूल्स लिखे हैं वो हर कंपनी के लिए है, लेकिन मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो रूल लिखे हुए हैं वो सिर्फ उसी कंपनी के लिए, जिस कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आसानी के लिए ना, इन्वेस्टर की आसानी के लिए एससीसीपी ने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पब्लिश करवा के वेबसाइट पे रखा हुआ है। यानी उसमें चीज़ें सारी है, बस खाली जगह छोड़ी हुई है, कंपनी का नाम, प्लेस, डेट वगैरह, ताकि इन्वेस्टर्स को कंपनी बनाने में, डॉक्यूमेंट्स बनाने में आसानी हो, किसी वकील की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर चाहे तो किसी वकील को भी आप इंगेज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो फॉर्मेट को यूज़ करके सिर्फ उसमें इंफॉर्मेशन फिल करके उसको यूज़ कर ले, चाहे स्क्रैच से अपना फॉर्मेट बना ले, मसला कोई नहीं है, लेकिन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स होना चाहिए, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट से रजिस्ट्रार को जमा करवा दी। ओके, रजिस्ट्रार ने कहा ऐसा है कि अब आप लोग घर जाएं और इंतजार करें, मेरी तरफ से आपको जल्द ही जवाब मौसूल होगा। तो मेंबर्स किधर गए? घर नहीं गए, मेंबर अभी बने ही नहीं, प्रमोटर बोलना चाहिए था आपको। प्रमोटर्स किधर गए? अच्छा, एक चीज में रखिएगा, वो प्रमोटर जब उन्होंने नेसेसरी स्टेप्स लेना शुरू किए ना, तो उनका क्या, प्रमोटर जिस दिन उन्होंने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को साइन करके रजिस्ट्रार को दे दिया, जिस दिन उन्होंने साइन कर दिया, बल्कि क्या कर दिया, साइन भी कर दिया, आज के बाद हमने उनको प्रमोटर नहीं बोलना, सब्सक्राइबर बोलना। सब्सक्राइबर ने मेमोरेंडम और आर्टिकल पे साइन कर दिए और फिर मेमोरेंडम आर्टिकल डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस यानी बयान हल्फी कि हमने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, एड्रेस के साथ, टेम्परेरी एड्रेस के साथ रजिस्ट्रार को जमा करवा दिया। रजिस्ट्रार ने कहा आप घर जाओ और मेरे जवाब का इंतजार करो। सब्सक्राइबर घर चले गए, रजिस्ट्रार ने चेकिंग शुरू की, कंपनी लॉ में क्या लिखा है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, कंपनी ने क्या सारी डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए, ये सब्सक्राइबर ने सारी डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दी है। रजिस्ट्रार ये चेकिंग करना शुरू कर लेगा, इधर देखिए सफ़ा, देखिए सफ़ा पर सारी चीज़ें मौजूद है, कोई चीज़ कम तो नहीं है, कोई चीज़ गलत तो नहीं लिखी हुई, क्या जो मेमोरेंडम और आर्टिकल जमा करवाया है इनके ऊपर साइन किए, साइन ठीक है, आईडी कार्ड के साथ मैच होते हैं, क्या कोई गवाह भी मौजूद है, क्या डेट लिखी हुई है कि किस दिन साइन किए हैं। जब सारी रिक्वायरमेंट्स अगर चेक कर लेगा ये, तो या तो मुतमिन हो जाएगा रिक्वायरमेंट्स पूरी है या रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी। अगर तो रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो इस बात का सबूत है कि कंपनी क्रिएट हो चुकी है, उसके ऊपर नंबर लिखा होगा, कंपनी का नाम लिखा होगा, एड्रेस डिटेल वगैरह वगैरह, लायबिलिटी क्या है, ये सारी डिटेल कंपनी के बारे में लिखी होगी। किसके ऊपर? उस समझता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वैसा ही है जैसा किसी नेचुरल पर्सन की बर्थ होती है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट होता है। बर्थ सर्टिफिकेट नॉर्मली उसके ऊपर नाम, उसका जो है जेंडर, और जो दूसरी वालिद का नाम और दूसरी इंफॉर्मेशन होती है। तो उसी तरह सारी नेसेसरी, जब कंपनी क्रिएट होगी तो कौन सा सर्टिफिकेट बनेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसमें कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल होगी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस बात का सबूत है कि कंपनी क्रिएट हो गई। आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि आप पैदा हो गए? हमारे उस्ताद हमें पूछते हैं, वो मैट्रिक के फॉर्म जमा कराते थे ना, ये इस तरह के सवाल पूछते थे। क्या आपका होना, कानूनी तौर पे आपका होना इस बात का सबूत नहीं है कि आप पैदा हो गए? क्या सबूत है इस बात? बर्थ सर्टिफिकेट। शाबाश। कानूनी तौर पे कंपनी का ऑफिस लगा हुआ है, सेल परचेज हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये इस बात का सबूत नहीं है कि कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। इस बात का सबूत क्या है कि कंपनी एग्जिस्ट कर रही है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो अगर तो डॉक्यूमेंट सारी पूरी है तो फिर क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार इशू करेगा, वो इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा। कंक्लूसिव कहते हैं आखिरी एविडेंस, जिसके बाद शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि कंपनी क्रिएट हो गई है। और दूसरा केस, ये तो हो गया गुड एंड ऑफ स्टोरी। दूसरा केस क्या है? रजिस्ट्रार ने अगर डॉक्यूमेंट्स देखे और उसे पता चला नहीं भैया इसमें कुछ कमी है, ये साइन मैच नहीं करते, या कोई और प्रॉब्लम है, गवाह नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, तो रजिस्ट्रार क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा? नहीं। रजिस्ट्रार एक लेटर लिख के इन्फॉर्म करेगा, ए सब्सक्राइबर, ए प्यारे भाइयों, आपका जो सबमिट करवाए थे डॉक्यूमेंट्स वो कंप्लीट नहीं है, ये चीज कम है, इसको पूरा करो। ये डेफिशिएंसी लेटर जब सब्सक्राइबर के पास जाएगा, सब्सक्राइबर के पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन, अच्छे बच्चों की तरह जो डेफिशिएंसी लिखी गई है उसे रिमूव करें और दोबारा जो करेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवा दें। पहली ऑप्शन ये। दूसरी ऑप्शन क्या है? अगर उन्हें लगे कि नहीं रजिस्ट्रार बिला वजह एतराज उठा रहा है, तो वो रजिस्ट्रार की शिकायत लगा सकते हैं। किससे? कमीशन से। वो कमीशन के पास जाके कहेंगे कि भैया, ए कमीशन भाई, ये देखिए रजिस्ट्रार आप ही का एम्प्लॉय है, आपके ऑफिस का बंदा है, उसने बिला वजह ये काम किया है। एससीसीपी फिर देखेगा और फैसला करेगा कि क्या कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और याद रखें, एससीसीपी का फैसला फाइनल है, यानी रजिस्ट्रार के फैसले की अपील एससीसीपी के पास कर सकते हैं, एससीसीपी का फैसला फाइनल है। बस इतना ध्यान में रखें। हालांकि इसके ऊपर कुछ और रूलिंग भी है इस बात के ऊपर, लेकिन वो हमारे सिलेबस से बाहर है। चलिए, समझ आ गई आपको? चलिए, अच्छा, जब अगर फर्ज कीजिए कि कंपनी रजिस्टर हो जाती है, ये पता है इंफॉर्मेशन क्या लिखी हुई है कि सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या क्या लिखा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या लिखा होगा? नेम ऑफ कंपनी लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बहुत अहम है, ये बाद में काम आएगी। याद रखिए, इस डेट से पहले कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी और इस डेट के बाद कंपनी एग्जिस्ट करती है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर स्टेटस लिखा होगा, स्टेटस क्या है? पब्लिक है कि प्राइवेट है। फिर लायबिलिटी भी लिखी होगी कि लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है। ठीक है, ये इनकॉर्पोरेट। अच्छा, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, रजिस्टर्ड हो गई, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसके असरात क्या होंगे, वो सुन लें। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो पहली चीज, एक बॉडी कॉर्पोरेट जन्म लेती है। किस नाम से? उस नाम से जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा है। जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बन गया, उस दिन दुनिया में जितनी भी बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं उनमें एक बॉडी कॉर्पोरेट का इजाफा हो गया। ठीक है जी, पहला। दूसरा, अब ये जो कंपनी है, ये जो कंपनीज की खसूसियात होती हैं, ये सारी वो खसूसियात एंजॉय करते हैं, इसमें सारी वो खसूसियात आ जाती हैं। कंपनी का जन्म हुआ, ये
उसमें कुछ खसूसियात आ गई, साथ ही फौरन उसी दिन क्या खसूसियात आई, उसका सेपरेट लीगल स्टेटस होगा, परपेचुअल सक्सेशन होगी और अपनी आइडेंटिटी अलग होगी, उसकी अपनी आइडेंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, वो उसकी डेथ नहीं हो सकती, वो वाइंड अप होगी, डेथ नहीं हो सकती। लीगल स्टेटस भाई ठीक है, ये खसूसियात आ गई, ऊपर पैदा हुई, नीचे खसूसियात आ गई। अब क्या करना है भाई, इसका घर किधर होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड स्टेटस उसका वही होगा जो एज पर एप्लीकेशन है, यानी स्टेटस तो ये ऊपर बताया हुआ है, और एड्रेस कौन सा होगा जो एप्लीकेशन में बताया। और ये चीज याद रखिएगा, भूलना चाहिएगा कि वो जो एड्रेस हमने बताया हुआ है ना, वो टेम्परेरी है। जब तक पक्का रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बनता ना, तब तक टेम्परेरी है। वो इस दौरान में जो सब्सक्राइबर थे, जो कि कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो मेंबर, अब वो मेंबर बन गया। जिस दिन कंपनी रजिस्टर हो जाए ना, उसके बाद हमने उन्हें सब्सक्राइबर नहीं बोलना, मेंबर बोलना। पहले प्रमोटर थे, मेमोरेंडम को साइन किया, सब्सक्राइबर हो गए। रजिस्ट्रार ने जिस दिन कंपनी को रजिस्टर किया, वो क्या हो गए, मेंबर हो गए। प्रमोटर थे, सब्सक्राइबर बने, सब्सक्राइबर थे, मेंबर बने। ठीक है, इससे पहले वो आगे स्टेज भी होती थी, हमारे सिलेबस में नहीं रही, इतना काफी है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो रजिस्टर्ड ऑफिस का कौन सा होगा, जो एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। सब्सक्राइबर्स ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर्स इफ इट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दे आल्सो बिकम इनिशियल शेयर होल्डर। ठीक है, जो सब्सक्राइबर थे, जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो क्या हो गए, अगर तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेंबर थे, लेकिन अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो वो मेंबर भी होंगे, शेयर होल्डर भी होंगे, और कंपनी के सबसे पहले शेयर्स इन्हीं को इशू किए जाएंगे। इनिशियल शेयर्स इन्हीं को, यही इनिशियल शेयर होल्डर होंगे जो सब्सक्राइबर थे। समझे? A person named as director in articles are deemed to be duly appointed। और जिन आर्टिकल्स के अंदर जिन लोगों का नाम डायरेक्टर्स के तौर पे लिखा गया था, जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हुई, अज्यूम किया जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली अपॉइंट हो गए, अलग से दोबारा अपॉइंटमेंट करने की जरूरत नहीं है उनकी, अलग से कोई रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। याद रखें, जो बाद वाले डायरेक्टर होते हैं ना, बाद में वो अपॉइंटमेंट के जरिए से आते हैं, उनकी रेजोल्यूशन पास होती है, लेकिन जो इनिशियल डायरेक्टर्स होते हैं उनकी रेजोल्यूशन पास नहीं होती। आर्टिकल में जिनका नाम लिखा होता है, जब आर्टिकल रजिस्टर होते हैं तो अज्यूम किया जाता है ऑटोमेटिकली वो डायरेक्टर बनते हैं। यह है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कुछ समझ आया? चलिए फिर इसके बाद क्या लिखा है उन्होंने, इसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स लिखे हुए हैं। ओके, हाँ, और क्या लिखा हुआ है भाई, मुझे बताएं, सिंगल मेंबर कंपनी के मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, मैक्सिमम? प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, मैक्सिमम? पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड, सवाल ये है कि अगर किसी कंपनी में, खास तौर पे पब्लिक कंपनी में, वैसे तो जनरल कंसेप्ट है, लेकिन केस स्टडी के अंदर खास तौर पे पब्लिक कंपनी में अप्लाई करवा रहा है, किसी कंपनी में मेंबर्स की तादाद मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कम हो जाए, जैसे पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड थी, 3 मेंबर्स थे, एक की अचानक डेथ हो गई, या प्राइवेट कंपनी थी, मिनिमम 2 मेंबर थे, एक की अचानक डेथ हो गई, अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की तादाद से भी कंपनी की तादाद कम हो जाए मेंबर्स की, तो क्या होगा, सुन लें। इस सिचुएशन में वो यही बता रहा है, इफेक्ट ऑफ फॉलिंग बिलो मिनिमम नंबर। इफ ए कंपनी कैरी ऑन बिजनेस विद फ्यूअर मेंबर्स देन रिक्वायर्ड फॉर मोर देन 180 डेज, कंपनी को 180 दिन का टाइम दिया जाएगा, कंपनी 180 दिन के अंदर अंदर मिनिमम नंबर पूरा करो। पब्लिक अनलिस्टेड है, 3 मेंबर होने चाहिए, तुम्हारा एक मेंबर की डेथ हो गई है, तो 180 दिन 6 महीने है, एक और मेंबर ढूंढ के लेके आओ ताकि 3 पूरे हो जाए। 180 दिन बहुत है, बहुत है। लेकिन अगर 180 डेज में भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की जाती,
तो फिर उसके बाद लॉ कहता है आप लोगों की जो मेंबर जानता है कि लॉ की वायोलेशन हो रही है, उस मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। पर्सनल लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। उन डेट, अच्छा किन डेट्स की? जो 180 दिन गुजरने के बाद किए जाएंगे, जो एग्रीमेंट 180 दिन के बाद किए जाएंगे, उन एग्रीमेंट पे इनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? बात समझ आई? पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए मेंबर्स के? हाँ जी 3। एक की डेथ हो गई, असलम अकरम अजमल 3 थे, अजमल की डेथ हो गई, असलम अकरम क्या कह रहा है? भैया बिजनेस ऐसे ही चलाते हैं ना, जरूर किसी तीसरे को ऐड करना है, प्रॉफिट खाएगा हमारा, हम ही चलते हैं। पब्लिक कंपनी है अनलिस्टेड, लॉ की वायलेशन हो रही है। लॉ कहता है 180 डेज तक का टाइम है, तीसरा बंदा पूरा कर लो। अगर 180 डेज गुजर जाते हैं तीसरा बंदा पूरा नहीं किया जाता, इनको सजा मिलनी चाहिए। सजा के तौर पे इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। यानी 180 दिन गुजरने के बाद जो भी एग्रीमेंट करेंगे, जो भी लोन लेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके ऊपर इनकी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। आपके ख्याल में ये सजा है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। क्लियर जी? चलिए, ये था हमारा कंसेप्ट, हमने पढ़ लिया, यहां तक कंप्लीट हो गया ना? कोई चीज रह तो नहीं गई? हाँ जी, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 हमारा कंप्लीट हो गया। शुरू के 2-3 कंसेप्ट कल पढ़ लिए थे। ये जो पेज है पूरा प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये हमने आज पढ़ा। इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी पढ़ लिया जी। इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन का कौन सा पॉइंट? 5th पॉइंट, पर्सन्स नेम्ड इन एज डायरेक्टर इन आर्टिकल्स। देखिए कंपनी के मेंबर्स कौन है भला? वो जिन्होंने मेमोरेंडम और आर्टिकल पे साइन किए। क्या कंपनी मेंबर्स ने चलानी है कि डायरेक्टर्स ने? डायरेक्टर किधर है? डायरेक्टर का नाम मेंबर्स ही, सब्सक्राइबर ही डिसाइड करते हैं और आर्टिकल्स के अंदर लिख देते हैं कि अपॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी फॉलोइंग विल बी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ABC। तो जब आर्टिकल रजिस्टर्ड हो गए तो उसका मतलब क्या हुआ? वही पर्सन डायरेक्टर के तौर पे मान लिए जाएंगे कि अपॉइंट हो गए, अलग से सेपरेट उनकी अपॉइंटमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 कंप्लीट पढ़ना है, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है जी, शाबाश। 5 मिनट के अंदर जल्दी से पढ़ लीजिए इसको। कोई एक लफ्ज भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो पूछिए जी, पास कीजिएगा जी। उम्मीद है रीडिंग आपने कर ली होगी। कोई एक लफ्ज भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। शाबाश जी, जी पूछिए। भाई थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, हाईवे क्लास में भाई पूछ रहे हैं, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। हाँ जी, रजिस्ट्रार के फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स में रजिस्ट्रार में लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के लिए ऑप्शनल हैं। पहले मुझे बताइए, आपको कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड में फर्क तो पता है ना? ओके। ऑप्शनल का मतलब यह है चाहे जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, बनने जा रही है, मेमोरेंडम जमा करवाना तो जरूरी है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चाहे जमा करवाए चाहे ना करवाए। आपको इससे शायद ये समझ आ रही होगी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का आर्टिकल्स शायद होता ही नहीं है, कुछ का होता होगा कुछ का। कंसेप्ट ये नहीं है। कंसेप्ट ये है कि कंपनी अगर चाहे तो लिमिटेड बाय शेयर मेमोरेंडम भी जमा करवाए, वो तो लाजमी है ही है। चाहे तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी साथ सबमिट करवाए चाहे ना करवाए। अगर तो सबमिट करवाती है तो जो आर्टिकल सबमिट करवाया होगा वो उस कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा, कंपनी ने उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। ऐसे अगर कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबमिट नहीं करवाती लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी, तो इसका मतलब ये हुआ SCCP ने एक स्टैंडर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है, बताया था ना फॉर्मेट आसानी के लिए। अगर कंपनी, गौर से सुनेगा ये कंसेप्ट,
अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है और वो अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबमिट नहीं करवाते रजिस्ट्रार को, तो उस कंपनी का भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा, लेकिन वो आर्टिकल्स कौन से वाला होगा? जो एससीसीपी की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, वो एज्यूम किया जाएगा कि कंपनी ने उसको अडॉप्ट कर लिया है, अपना अलग से आर्टिकल नहीं दिया। क्या किया है? उसी को अडॉप्ट कर लिया। फिर उसमें जो प्रोविजंस जो लिखी हुई है, जो रूल्स लिखे हुए हैं, वो कंपनी पे अप्लाई होंगे। बात समझ रहे हैं? अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, उसने मेमोरेंडम लाजमी जमा करवाना है, आर्टिकल्स भी लाजमी जमा करवाना है। अनलिमिटेड है, मेमोरेंडम लाजमी जमा करवाना है, आर्टिकल्स भी लाजमी जमा करवाना है। लिमिटेड बाय शेयर है, मेमोरेंडम जमा करवाना लाजमी है, आर्टिकल्स ऑप्शनल है, चाहे जमा करवाए चाहे ना करवाए। और अगर जमा नहीं करवाती तो इसका यह मतलब नहीं कि कंपनी का आर्टिकल्स ही कोई नहीं है, ना 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 ना। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का आर्टिकल्स वो वाला है जो एससीसीपी की वेबसाइट पे। क्लियर हो गई बात मेरे भाई जिन्होंने सवाल पूछा था? समझ आ गई? शाबाश। और जी पूछिए सवाल। हाँ, कंपनी अपना भी बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। हाँ, अगर रजिस्ट्रार के पास जमा जाते हैं, चाहे तो कोई भी आर्टिकल्स ना लेके जाए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, चाहे तो आर्टिकल लेके जाए। अगर आर्टिकल लेके जाए तो चाहे वो जो डाउनलोड किया है एज इट इज नाम पता फिल करके वो दे दे, और चाहे तो उसको चेंज करके दे दे, वो कंपनी की मर्जी है। जी क्या लिमिटेड बाय गारंटी में भी यही होगा? अब जरा लॉ पढ़ना सीखे आप। मुझे ये बताइए, जहां पे उसने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है क्या कि लिमिटेड बाय शेयर, चाहे लिखा हुआ है कहीं पे, किधर लिखा हुआ है? हाँ, कि ऑप्शनल फॉर ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो ये किसके लिए ऑप्शनल है? लिमिटेड बाय शेयर। क्या लिमिटेड बाय गारंटी की बात नहीं की? लेकिन आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आपको पता होना चाहिए क्या कि उसने कहा हुआ है ऑप्शनल फॉर लिमिटेड बाय शेयर, तो ये सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर के लिए ऑप्शनल है, लिमिटेड बाय गारंटी के लिए ऑप्शनल नहीं है। उसने सबमिट करवाना ही करवाना है। अनलिमिटेड के लिए ऑप्शनल नहीं है, उसने सबमिट करवाना ही करवाना है। क्यों? क्योंकि अगर ये लिमिटेड बाय गारंटी के लिए भी ऑप्शनल होता ना, तो सोचे कॉमन सेंस लगाए, फिर उसने क्या लिखा होता? ऑप्शनल फॉर लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी। ये क्लियर हो गई ये बात? और क्या कुछ? जी वो भाईजान एससीसी वो एससीसी की वेबसाइट पे पहुंच गए, वेबसाइट पे आर्टिकल्स भी मिल गया इनको, लेकिन थोड़ा सा परेशान हो गए। उन्होंने कहा सर एक फॉर्मेट नहीं कई फॉर्मेट है, ऐसा ही है? हाँ जी, कई फॉर्मेट है, वो हमने पढ़ने भी है लेकिन अभी नहीं पढ़ने। शाबाश, गुड, वो थोड़ा आगे चले गया, ये आगे आएंगे फॉर्मेट, नेक्स्ट चैप्टर में है, नेक्स्ट चैप्टर में कंपनी। अच्छा जरा बताइए किस किस कंपनी का उसने फॉर्मेट दिया हुआ है? बट ठीक है, यानी हर तरह कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वगैरह वगैरह सब ठीक है। यानी कंफर्म हो गई ये बात कि एससीसीपी की वेबसाइट पे मेमोरेंडम और आर्टिकल मौजूद है, ऐसा ही है मेरे भाई? चलिए जी, कंफर्म होगी बात। आगे, क्या कंपनी अपना परमानेंट एड्रेस फाइल करवाएगी? यस, वो इनकॉर्पोरेशन के बाद करवाना होता है, उसके लिए अलग से कोई 15 को दिन मिलते हैं। क्या कंपनी के अपने आर्टिकल्स होते हैं वो लेटर ऑन एडिट करवा सकते हैं? अच्छा, एडिट का लफ्ज ना आईटी वाले लोग बोलते हैं, लॉयर्स नहीं बोलते। आपने क्या लफ्ज बोलना है? अल्टरेशन या वेरिएशन। सवाल ये है, अगर कंपनी अपना आर्टिकल्स रजिस्ट्रार को रजिस्टर करवाती है तो क्या बाद में उसमें अल्टरेशन करवा सकती है, बाद में उसमें वेरिएशन करवा सकती है, अल्टरेशन करवा सकती है? इसका जवाब क्या है भला? यस, करवा सकती है, करवा सकती है, बिल्कुल करवा सकती है। अब अगला सवाल, उसका प्रोसेस क्या होगा? क्या वो हमारे सिलेबस में है? यस है, वो पढ़ना भी है हमने। शाबाश। हाँ पेनल्टी, अच्छा सुन लें, पेनल्टी की बात सुन लें। क्वेश्चन इनका ये है, पहले क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूं इनका। क्वेश्चन इनका ये है कि सर उसमें जो ऑब्लिगेशन है ना टू रजिस्टर एज कंपनी,
उसमें कोई पेनल्टी की बात लिखी हुई है कि अगर जिस दायरे के लिए कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है और वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर नहीं करवाते, तो जो भी उसके जो मेंबर्स जो लोग होंगे ओनर्स वगैरह, उनको पेनल्टी पड़ेगी लेवल 1 की। तो ये लेवल 1 पेनल्टी क्या है ये सुन लीजिए। हमारे जब मैं स्टूडेंट था ना, जब हम कंपनी लॉ पढ़ते थे, उसमें कंपनी लॉ की डिफरेंट, देखिए ये तो जिस दिन पहला दिन लॉ इजाद हुआ है ना, उस दिन से असूल है कि वो लीगल रिक्वायरमेंट भी बताता है और साथ में ये भी कहता है जो नहीं मानेगा उसे ये सजा मिलेगी, पेनल्टी भी होती है। पेनल्टी आई कैप के एग्जाम क्वेश्चन के लिए अहम नहीं है कंसेप्ट, वो नहीं पूछता सिवाय एक आधी पेनल्टी के, जो जब आएगी मैं बता दूंगा। हमारे जमाने में हर वायलेशन की अलग पेनल्टी थी, हर वायलेशन की, लेकिन वो उससे जो प्रैक्टिस में लोग थे वो भी परेशान होते थे, कंफ्यूज होते थे। तो उसने पेनल्टी को स्टैंडर्ड, कंपनीज एक्ट 2017 में पेनल्टीज को स्टैंडर्डाइज कर दिया। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब उसने कैटेगरी बना दी कि पूरे कंपनीज एक्ट में जितनी भी वायलेशन है वो 3 तरह की है, छोटी वायलेशन, दरमियानी वायलेशन, बड़ी वायलेशन। छोटी वायलेशन को कहता है पेनल्टी ऑफ लेवल 1, दरमियानी वायलेशन लेवल 2 और सबसे बड़ी वायलेशन लेवल 3। उसके मुताबिक सजा होती है। अब ये सजाएं क्या है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना है कि किस केस में लेवल 1 की पेनल्टी है, किस में लेवल 2 और किस में लेवल 3। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की डिस्कशन रहती है ना हमारी। तो क्वेश्चन 7, 6 हो गया था ना, क्वेश्चन 7 आइए जरा, ये सेम है। अच्छा तो फिर बताइए जरा, कागान रेशम लिमिटेड KRL होल्ड्स 60% शेयर आउट ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ अनदर पब्लिक कंपनी नेम्ड नारायण सिल्क लिमिटेड। KRL के पास 60% शेयर्स हैं NSL के, तो क्या रिलेशनशिप बना? होल्डिंग सब बताए। KRL इज द होल्डिंग ऑफ NSL या NSL इज द सब्सिडियरी कंपनी ऑफ KRL। कह रहे NSL further owns 14% shares of Thandiani Ice Cream Limited TIL. NSL has also entered into agreement with other shareholders of TIL to appoint 4 out of 7 directors on the board of directors of TL. Explain the relationship with each other under Companies Act. उनका आपस में रिलेशनशिप बताइए। तो जरा मुझे आप ये बताइए, ये है KRL, ये है NSL, ये है TIL। KRL के NSL में कितने हैं? NSL के TIL में, लेकिन 4 आउट ऑफ 6 डायरेक्टर्स की 7। अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन KRL एंड NSL? होल्डिंग सब्सिडियरी। रिलेशनशिप बिटवीन NSL एंड TIL। अच्छा पहले बताए एंड KRL इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ NSL। आगे लिखे बिकॉज KRL होल्ड्स मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स इन NSL या 60% शेयर्स इन NSL, वो भी ठीक है। अच्छा NSL इज द होल्डिंग ऑफ TIL बिकॉज इट हैज अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। ये रीजन भी साथ लिखनी है होल्डिंग। अच्छा नेक्स्ट, KRL और DIL का रिलेशनशिप इनडायरेक्ट बिकॉज KRL indirectly holds a power to control composition of board। तो indirectly TIL KRL की सब्सिडियरी है। क्लियर हुई है बात? एग्जाम में इस तरीके से लिखना है बिकॉज इनडायरेक्टली होल्ड्स, लेकिन जब कंसेप्चुअली एनालिसिस करना है तो सिंपल रूल, सब्सिडी की सब्सिडियरी भी सब्सिडियरी होती है। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8, माउंट एवरेस्ट लिमिटेड इज ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। It has issued 1 million shares with nominal value, face value of ₹100 each. Company goes bankrupt in 2019.
Is Mr. D a person holding 125,000 share liable to pay any debt of to company in following cases? Debt of company, क्या मिस्टर डी जो कि 1,25,000 शेयर होल्ड करता है, क्या वो कंपनी के डेट्स पे करने के लिए लायबल है? पहला, इफ शेयर्स आर फुली पेड, नो, और शेयर्स आर पेड ओनली फॉर 80 पर शेयर, रिमेनिंग अमाउंट इज अनपेड, तो है जी, फेस वैल्यू 100 थी, पेड हुई 80, बाकी अनपेड है, तो वो पैसे अदा करने का पाबंद है। कितने पैसे अदा करेगा? कैलकुलेशन, क्या क्वेश्चन के अंदर अमाउंट्स दी हुई हैं उसने, तो आप सोल्यूशन में भी अमाउंट्स बताएं ना। कितने? 25 लाख, 25 लाख। डन जी। नेक्स्ट, राहील, अच्छा ये अच्छा सवाल है। राहील एंड हिज फादर राशिद आर ओनली मेंबर्स इन आरआर प्राइवेट लिमिटेड। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ 2 लोग ही मेंबर हो प्राइवेट कंपनी में? हो सकता है, मिनिमम टू रिकॉर्ड। अपॉन डेथ ऑफ राशिद ऑल द एस्टेट इंक्लूडिंग शेयर्स इन आरआर प्राइवेट लिमिटेड वर ट्रांसफर टू राहील बीइंग द ओनली हेयर ऑन 25 अप्रैल 2020। 25 अप्रैल को सारी चीजें ट्रांसफर हो गई इसको, क्योंकि वो एक ही इसका वाली वारिस था। राहील कैरिड ऑन बिजनेस अलोन इन 14 दिसंबर till 14 December 2020 when he transferred some of the shares to 2 of his family members. What are the legal consequences of this situation? Legal consequences क्या है? अब नोट करें, राहील किस दिन डेथ हुई थी? 25 अप्रैल को डेथ हुई और 14 दिसंबर तक वो कंटिन्यू करता रहा। तो सिंगल में अब बताइए कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो, नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो मिनिमम मेंबर्स। तो अब इसका क्या रूल है? हाँ जी, 180 डेज के अंदर पोजीशन को फिल करना होता है, वरना जो रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे उन डेट्स के लिए जो 180 डेज के बाद किए जाएंगे। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो वाला कंसेप्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट जी। जो रिस्ट्रिक्शन पढ़ी है हमने वो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ी है, पब्लिक में तो नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी ना, तो इसका अंदर पब्लिक के लिए वो अप्लाई नहीं होती। भाई जो कंसेप्ट जिस जगह पे एक कंपनी लॉ में एक चीज बना ले, असूल अपना ले, आदत बना ले इसको, कंपनी लॉ में जो कंसेप्ट किसी जगह लिखा हुआ है वो उसी जगह के लिए है, और अगर किसी दूसरी जगह वो कंसेप्ट नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वहां पे कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। मेरे भाई मेरे वो छोटा सा सवाल है, इसमें 5 मिनट निकल जाने हैं, मेरा वो निकल जाना है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन याद है मेरे भाई को? जरा सुना दीजिए मुझे। आगे बताएं कौन सी रिस्ट्रिक्शन? इस चीज के ऊपर मेहनत करें। ठीक किया आपने, तकरीबन ठीक सुनाया, लेकिन इस चीज के ऊपर मेहनत करें जो एग्जाम में आनी है। आप मेहनत किस चीज के ऊपर कर रहे हो? हम ज्यादा से ज्यादा सीख लें। हमारी ट्रेनिंग शुरू होती थी ना, हमें बड़ा शौक होता था, हमने बहुत ज्यादा सीखना, हमने पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया का नॉलेज अपने अंदर समेट लेना है। 1 महीने में सेट हो जाता है सारा दिमाग, 1 महीना नहीं लगता। लेट सीटिंग करनी पड़ती है ना, जब सैटरडे संडे ऑन करने पड़ते हैं ना, तब पता चलता है। महीने बाद हाथ जोड़ के हम कह रहे थे हमने कुछ नहीं सीखना। तो सब्जेक्ट अभी शुरू है ना, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं वो कुछ थोड़े ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा हटके होते हैं। मैं उसको डिस्करेज नहीं करता, इंकरेज करता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ मेरा ये भी मकसद है, क्योंकि सारे स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है ना, मैंने विद इन टाइम सारा सिलेबस कंप्लीट करवाना है, आपको सारे पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस भी करवानी है, तो उसके लिए टाइम कम है।
तो मेरी मजबूरी है, मैं आपको ओपन नहीं छोड़ सकता कि जो मर्जी जितना मर्जी पूछ लो। जो आप क्वेश्चन पूछते हैं मुझे फिल्टर लगाना होता है, जो क्वेश्चन इररेलेवेंट है उसको वाइड करना होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर देने की एक कॉस्ट है। टाइम के अंदर मेरा टाइम कम हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कभी कभी मैं फिल्टर कर देता हूं। तो अभी देखें, ये तो कंफर्म प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन 10, सेक्रेटरी हैज, अच्छा पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है, आपको पता है ना केस स्टडी में पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। अंडर द रेलिवेंट प्रोविजंस कंटेन्ड इन कंपनीज एक्ट 2017 सजेस्ट द कोर्स ऑफ एक्शन इन द गिवन सिनेरियो। कोर्स ऑफ एक्शन बताइए। ये कंपनीज एक्ट के हर सवाल में आएगा, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। ये रूटीन की स्टेटमेंट होती है, इसको इग्नोर भी कर दे, प्रॉब्लम कोई नहीं है। असल चीज आगे पूछ रहा है, सजेस्ट द कोर्स ऑफ एक्शन इन द गिवन सिनेरियो, अभी बता देते हैं। A secretary has recently joined ABC Private Limited. She informed the CEO that the membership of the company has crossed the maximum number provided under the Companies Act 2017. उसने सीईओ को बोला कि मैक्सिमम नंबर हो गया, लिमिट क्रॉस हो गई, शोर मचा दिया उसने। क्यों करा उसने? नीचे डाटा है, शी हैज शेयर्ड विद सीईओ। कॉर्पोरेट मेंबर किसे कहते हैं? कंपनीज। कंपनीज ने, कंपनी कॉर्पोरेट मेंबर्स कितने हैं? 14। इंडिविजुअल कितने हैं? कितने हो गए? 48। फिर कह रहे जॉइंट शेयर होल्डिंग 3 मिलियन शेयर्स हेल्ड बाय 4 मेंबर्स जॉइंटली। 1 क्यों आएगा? जॉइंट है। तो लॉ ये कहता है जॉइंट को हम 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 1, तो टोटल कितने आ गए? 49। तो हमने ये कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट करना है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, कुछ कर ही ना देना। यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ कर ही ना देना। क्या प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं है, नहीं है। अच्छा चले फर्ज करें अगर यहाँ पे वो कहता कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं फॉर एग्जाम्पल 20, अब क्या प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करने की जरूरत होती? क्यों भला? क्योंकि प्राइवेट के मैक्सिमम मेंबर 50 और 50 से क्रॉस हो चुके हैं। कैसे करते? सबसे बड़ा चेंज बताएं जो प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा। नाम में लफ्ज प्राइवेट हटा देंगे, ये कह रहे हैं। अच्छा क्या ठीक रहे हैं, लेकिन और काम रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, क्या ठीक रहे हैं। लेकिन एक और अहम काम है जो हमने करना है, एक और काम है जो हमने करना है। आर्टिकल्स में जो 3 रिस्ट्रिक्शन है जिनका भी जिक्र भाई ने किया था, जो भाई ने मैं सुनाई, 3 रिस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल्स के अंदर, उनको फारग करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि वही 3 रिस्ट्रिक्शन है जो प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाती हैं। तो अगर प्राइवेट को पब्लिक बनाना है तो क्या करना है? निकाल दो इनको। और अगर पब्लिक को प्राइवेट बनाना है डाल दो इनको। तो ये क्या कोई कोर्स ऑफ एक्शन की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आगे चलें। अब आगे देखते हैं क्या आता है हमारी किस्मत में। ये आ गया, अदील भाई आ गए। अदील भाई की बात सुने। कह रहे मेंशन द स्टेटस ऑफ फॉलोइंग पर्सन, दैट इज वेदर मेंबर आर शेयर होल्डर आर बोथ आर नन। स्टेटस बताओ, मेंबर है, शेयर होल्डर है, दोनों। सुनिए क्या, अदील इज ए मेंबर ऑफ एबीसी गारंटी लिमिटेड which does not have share capital. Adil has guaranteed to contribute an amount of rupees 1 million if needed in case of binding. बताइए क्या अदील मेंबर है? Yes sir. शेयर होल्डर है? No sir. बोथ? No sir. नन? नहीं मेंबर है, शेयर होल्डर नहीं है। डन? ओके आगे चलते हैं। बी, मारिया along with other members of her family subscribed a memorandum for registration of a company XYZ. Subscribed का मतलब क्या है? Signed कर दिया। XYZ Private Limited. Company has been registered, but share certificates have not been printed and allotted yet. कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, तो बताइए क्या मेंबर बन गई कि नहीं बनी?
जो सब्सक्राइबर होते हैं वो जैसे ही कंपनी रजिस्टर होती है ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं। डायरेक्टर्स भी कंपनी रजिस्ट्रेशन के ऊपर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, मेंबर्स भी ऑटोमेटिक। तो ये मेंबर तो है मारिया, क्या शेयर होल्डर है? क्यों नहीं है? शेयर होल्ड ही नहीं कर रही, अभी कंपनी ने छुपवाए नहीं है, तो शेयर कैसे हो गए? ये तो ऐसा ही है जैसे कंपनी बनी ही नहीं और हम कह दें ये कंपनी का मालिक है, नहीं कह सकते ना। ये हो गया था, आखिरी रह गया बस। चलें, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज ए कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2017। पहला, इन एन MBA क्लास 28 क्लास फेलो डिसाइडेड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म टू वर्क कलेक्टिवली एज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एडवाइजर। क्या कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है? क्यों भाई? प्रोफेशनल MBA पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन प्रोफेशनल नहीं। प्रोफेशनल कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, CMAs, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो इसमें कंपनी रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड ये है, ये एक्सेप्शन है। लेक्चर लाजमी लेने हैं परसों सारे, मैं पूछूंगा आपसे मंडे को सारे लेक्चर PRC वाले जितने भी हैं ना, सबके लेक्चर कंप्लीट होने चाहिए परसों तक। B, a group of 130 persons formed a housing cooperative society in Multan and got it registered under the Cooperative Society Act। कंपनी के तौर पर रजिस्टर करना रिक्वायर्ड है? क्यों नहीं है? ये एक्सेप्शन में लिखा था। इसने करवाना है, इसने नहीं करवाना। आगे चलते देखें। A registered Hindu undivided family of 37 members is carrying on joint family business। करवाना है रजिस्टर्ड? क्यों? मेंबर्स की तादाद 20 से ज्यादा है, जॉइंट फैमिली है। 130 से ज्यादा जज्बाती होकर लिख गया है, वो 30 भी लिख देता तो कंसेप्ट वही था। बहरहाल C, नहीं ये थोड़ी ये 37 में, हाँ आगे चलते हैं। D, after qualifying CA 28 chartered accountant decided to form a partnership firm to work collectively as chartered accountants। The Chartered Accountant Ordinance prohibits to practice as chartered accountant with limited liability। क्या रजिस्टर करना रिक्वायर्ड है? क्यों? तादाद 20 से ज्यादा तो है, प्रोफेशनल है। क्लियर जी? हाँ वो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा, टॉपिक्स में आपको वो बता दूंगा ये चैप्टर बना के। अच्छा, आपको पता है ना हफ्ते में हमारी 5 दिन क्लास होती है, कल क्लास नहीं है हमारी। कल आपने चैप्टर की तैयारी करनी है, नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा, फिर ना कहिएगा बताया नहीं। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह, हाइब्रिड क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बैठे, अभी उनके साथ कोई क्वेश्चनिंग मैंने करनी है, पूछना है, कोई सवाल जवाब होगा तो हम वो करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।